जेआईजीएल की अगर हम बात करें, जेआईजीएल आपके कोर्स में आपके इंस्टीट्यूट ने जो जेआईजीएल के नाम से पेपर दिया, उसका उद्देश्य है कि मल्टीपल लॉज से आपको रूबरू कराना। मल्टीपल लॉज किस तरीके से हो सकते हैं कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि एज ए कंपनी सेक्रेटरी जब आप कंपनी में काम करोगे तो बहुत सारी इस तरीके के काम होंगे, इस तरीके की कार्रवाई होंगी कि आपको उन पर्टिकुलर लॉ की नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि हो सकता है आपकी कंपनी के अंदर आपकी कंपनी के डायरेक्टर को जेल हो जाए कि अब तो जेल में जाना पड़ेगा और जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा। इट मीन्स हो सकता है आपकी कंपनी के डायरेक्टर ने कुछ ऐसे ऑफेंस किया जिसकी वजह से हैंड टू हैंड उन्हें जेल हो गई हो। हैंड टू हैंड जेल मतलब जैसी ऑफेंस वैसी ही जेल। ऐसा होता है मैम? यस। पुलिस आई, वहाँ 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 पुलिस करती हुई आई और डायरेक्टर को उठा के जेल में बंद कर दिया। अब सबसे पहली बात, फोन किया जाएगा किसको? जल्दी बताओ, डायरेक्टर को पुलिस ले गई है, जल्दी बताओ फोन किसे बुलाया? किसको? जल्दी बोलो ना भाई, किसको? कंपनी सेक्रेटरी सर क्या हुआ कि वो एक्चुअली मुझे तो जेल में पुलिस वाले उठा के ले रहे हैं, क्या करूँ? कि आई डोंट नो, मुझे तो कंपनी लॉ आता है, मुझे पता ही नहीं है कौन सा कानून है। इसीलिए इसी वजह से हमारे यहाँ पे सिखाया जाता है कि जेल में जाने पर कौन सा ऑफेंस होगा। ऐसे कौन से ऑफेंस हैं जो कि बिना किसी आदेश के पुलिस आएगी और सीधा उठा के ले जाएगी। तो इस तरीके के ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, जिसे मोर सीरियस ऑफेंसेस बोलते हैं। कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जहां पे कोर्ट के आदेश से ही आप गिरफ्तार हो सकते हो। गिरफ्तार होने के बाद आपको सीधा थाना ले जाया जाएगा। थाना समझते हो? थाने में ले जाया जाएगा, वहां डंडा बजाया जाएगा। लेकिन डंडा कितनी देर तक बजाया जा सकता है, उसके बाद कितनी देर के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, ये तमाम दाव पेच कानून के आपको सिखाए जाएंगे इसी पेपर के अंदर। और आपके यहाँ पे कुछ अलग टेस्ट दिया जाएगा जो कि ऑफेंस से, मारने से, काटने से आपको उम्र कैद, सजा वजह, ये सारे प्रावधान आपको नजर आएंगे। सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस लॉ, ये 3 तरीके के कानून ऐसे होंगे आपके यहाँ से। एक तो हटाई दिया, मुझे बड़ा दुख है, सच्ची में ईमानदार से कह रही हूँ, बहुत दुख हो रहा है। आईपीसी आपके यहाँ से हटा दिया है, मुझे बहुत दुख है इस बात का। इंडियन पीनल कोड जो अभी तक था आपके सिलेबस में नहीं रहा, बड़े दुख की बात है। बड़े दुख के साथ मुझे सूचित करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी के साथ साथ कुछ आप कानून ऐसे पढ़ोगे जो प्रॉपर्टी से कनेक्टेड होंगे। तो आज हम मारने काटने की बात नहीं करेंगे, हम आज ऑफेंस की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे संपत्ति की और संपत्ति की रजिस्ट्रेशन कराने की। ठीक है, एक स्टोरी से स्टार्ट करें चैप्टर को। मतलब जेआईजीएल में मल्टीपल लॉज की नॉलेज दी जाएगी, जैसे कि भारतीय संविधान जो सभी कानून की क्या है, जननी है, माँ है, उसके उनके बारे में बहुत अच्छा ज्ञान दिया जाएगा। कानून को कैसे पढ़ना है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, नहीं इंग्लिश में बोलते हैं डॉग, कैट और काउ एक्सेट्रा। आप क्या एक्सेट्रा में लेकर आओगे? डॉग, काउ, कैट एक्सेट्रा। सुनो मेरी बात, डॉग, काउ, कैट एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में क्या डालोगे? एक्सेट्रा में लॉयन आ सकता है? लॉयन आ सकता है एक्सेट्रा में? बताइए ना, लॉयन आ जाएगा क्या एक्सेट्रा में? नहीं, यहाँ पे आएंगे सिर्फ और सिर्फ क्या? पालतू जानवर। पालतू जी, पहली क्लास है, पहली बार बोलिए। यस, फर्स्ट। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं अभी हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की और प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की। मान के चलिए, आपका नाम क्या है बेटा? हाँ, डीप बोल सकते मैं आपसे प्यार से? डीप, ओके। सो डीप ने अभी एक फ्लैट परचेज किया डीप ने, और फ्लैट परचेज करने के बाद डीप जो है अपनी मदर के पास पहुंची और बोली, माँ कि हाँ कि ये लो बंगला लेके आई हूँ आपके लिए, ये लो बंगला, रख दिया। अब माँ बड़ी खुश हुई कि मेरी बेटी क्या लेकर आई है? बंगला। लेकिन क्या बंगला उठा के लाया जा सकता है? बोले ना, उसके सिर्फ कागज लाए जा सकते हैं। ये कागज लेके गई, इन्होंने माँ के चरणों में समर्पित कर दिया, माँ ये 1 करोड़ का बंगला मैंने आपके लिए लिया, आपके रहने के लिए लिया। माँ खुश हो गई। उसके बाद क्या हुआ? अगले ही दिन मदर ने बोला कि बेटा कि हाँ कि मुझे दिखाने लेके चल, कहाँ लिया तूने बंगला? ये लेके गई, वहाँ पे देखा कि चिंटू बैठा है बंगले में। अब ये बोली कि चिंटू तू कौन है? मेरा बंगला है, मैं हूँ। माँ बोली, बेटा तूने मेरा दिल तोड़ दिया। कैसे? कि बंगला तो चिंटू का, तू कह रही तेरा है, ये कैसे हुआ? तो वो बंगला एक्चुअल में चिंटू का ही था। चिंटू ने डीप को बेचा था। अब डीप को क्या कराना था? रजिस्ट्री करानी थी। लेकिन रजिस्ट्री कराने का भी एक समय होता है। वो समय कितने दिन का होता है? रजिस्ट्री क्यों कराई जाती है? सबसे पहली बात, वो समय कितने दिन का होता है, कितने दिन में रजिस्ट्री करानी है, और रजिस्ट्री क्यों करानी है, रजिस्ट्री कहाँ करानी है, रजिस्ट्री कौन कराने जाएगा, अगर रजिस्ट्री नहीं कराई तो क्या होगा?
धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली बात, रजिस्ट्री क्यों कराई जाती है? क्वेश्चन नंबर 1, रजिस्ट्री क्यों कराई जाती है? क्या रजिस्ट्री मकान की होती है या मकान के कागज की होती है? क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, मैंने क्या बोला? रजिस्ट्री मकान की होती है या मकान के कागज की होती है? डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री होती है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है? भाई जवाब दो यार, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री होती है? तो हमेशा ध्यान रखना, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स की होती है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री होती है। गॉट द पॉइंट? एक चीज समझ में आई। दूसरा मुद्दा सुनो, ध्यान से सुनना, पूरे आराम से पूरे चैप्टर का रूट मैप समझेंगे। क्या समझेंगे? क्या समझेंगे जल्दी बताओ? पूरे चैप्टर का रूट मैप। तो पहला क्वेश्चन हमें समझ में आया कि भाई साहब जो डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री होती है, मकान के डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट शब्द यूज हुआ है, ठीक है। उसी के साथ साथ दूसरी चीज मैम ये बताइए कि डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री क्यों होती है? डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री क्यों होती है, इसका लॉजिक क्या है? जैसे मान के चलिए डीप ने अभी फ्लैट परचेज किया करोड़ रुपीस का, और खरीदने के बाद ही तुरंत से जैसे ही फ्लैट परचेज किया, तुरंत से चिंटू ने क्या किया? चिंटू आ गया और चिंटू बोला कौन सा फ्लैट, किसका फ्लैट, कैसा फ्लैट, चल निकल पतली गली से। क्या डीप को गुस्सा आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर डीप ने उस फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री करा ली तो अब उनके पास एक एविडेंस हो जाएगा। तो इसके बाद एक क्वेश्चन सामने आता है कि रजिस्ट्री कहां पर होती है? क्या बोला मैंने? रजिस्ट्री कहां पर होती है? क्या कहीं पर भी जाके रजिस्ट्री करा सकते हैं? और कैसे होती है? क्या स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो मेरे साथ? तो रजिस्ट्री होती है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। मैम जी व्हाट डू यू मीन बाय सब रजिस्ट्रार? सरकारी दफ्तर होता है। तो मैम ये बताओ कौन से सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में? जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसके दायरे में जो सब रजिस्ट्रार के डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। मैम आप एक बात बताओ, मान के चलिए हमारी कोई प्रॉपर्टी है और आधी प्रॉपर्टी गुड़गांव में, आधी प्रॉपर्टी नोएडा में आती है और आधी प्रॉपर्टी गाजियाबाद में आती है, तो अब कौन से सब रजिस्ट्रार के पास जाएं? आप जवाब देके बताओ। आधी प्रॉपर्टी किधर आती है? आधी प्रॉपर्टी नोएडा, आधी प्रॉपर्टी गाजियाबाद। गुड़गांव नहीं, गाजियाबाद। गुड़गांव बहुत ज्यादा था, हवाबाजी हो जाएगी नहीं। तो आधी प्रॉपर्टी नोएडा, आधी प्रॉपर्टी गाजियाबाद। बताइए कौन से सब रजिस्ट्रार के पास? किसी भी, अगर आपकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा किसी एक जुरिस्डिक्शन में, आधा दूसरे में, तो आप किसी एक में जा सकते हो। मैम सब रजिस्ट्रार के पास मान के चलो चले गए, तो मैम ये बताइए सब रजिस्ट्रार साहब क्या करेंगे? सब रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट्स के लिए रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर में रिकॉर्ड होता है, और जिसका भी नाम उस रजिस्टर के अंदर मेंशन होता है वो ही एक्चुअल ऑनर होता है प्रॉपर्टी का, इसके अलावा कोई और ऑनर नहीं होता। आपका क्या नाम है? अनिकेत? हाँ, केस वाले अनिकेश, अनिकेश कर देते हैं। ओके, अनी बोल सकते हैं। ओके, सो अनी तुम कहाँ के रहने वाले हो? मुरादाबाद। ओके, ताली बजाओ उस बच्चे के लिए, बहुत बढ़िया, मुरादाबाद। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अन्नी की शादी होने वाली है, तो अन्नी ने क्या किया? लड़की वाले आए। अब लड़की वाले जब आए अन्नी को देखने के लिए, तो वो कहने लगे कि अन्नी तुम्हारे नाम पे कितनी संपत्ति है? अन्नी ने कहा सर सुनो, कि क्या? सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या? कि यमुना एक्सप्रेसवे के इस कोने पे खड़े हो जाओ, और यहां से खड़े होकर तुम्हें जितनी दूर तक तुम्हारी निगाहें जा रही है वो सब अपनी है। यहां से लेके यमुना एक्सप्रेसवे के इधर भी और इधर भी, जहां जहां आपकी निगाहें जा रही हैं वो सब अपनी संपत्ति है। तो बोले आप तो बड़े अमीर आदमी हो, क्या और क्या कम समझ रहे हो? अमीर तो मैं ही। अब अन्नी कितना सही है और कितने गलत है, इस बात की जानकारी कहां से मिलेगी? कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो गए आप। भविष्य में जब भी कभी कोई व्यक्ति अपनी बच्ची की शादी करते हैं और उनको बोला जाता है कि लड़के के नाम पे इतनी संपत्ति है, इतनी जमीन है, इतने बिघे बाग है, इतने नाम उसके नाम पे इतनी जमीन है, तो इस बात की जानकारी के लिए विश्वास नहीं किया जाता। आजकल सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके रजिस्टर में चेक करवाया जाता है कि एक्चुअल में इतनी प्रॉपर्टी है भी नहीं भी। तो बताओ इसका क्या फायदा होता है? इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर मैसेज टू द सोसाइटी हु इज द एक्चुअल ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी। यस और नो? हु इज द एक्चुअल ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी। ऐसे तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मान के चलिए डीप ने प्रॉपर्टी खरीदी चिंटू से, अब डीप ने प्रॉपर्टी खरीदी चिंटू से, पैसे भी दे दिए, प्रॉपर्टी नहीं मिली, पैसे भी चले गए, मतलब घर का घर लूटा और सिर का सर पिटा। क्या बोला मैंने जरा बताना? घर का मैम समझ गए आपने क्या बोला?
मैंने कहा एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, घर का घर लुटा और सिर का सर पटा, मतलब पैसे भी चले गए और प्रॉपर्टी भी। तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? कानून। तो कानून के हिसाब से जब भी कभी कोई संपत्ति खरीदी जाती है तो उस संपत्ति की रजिस्ट्री कराई जाती है। और रजिस्ट्री कहाँ पर होती है? सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। और कौन से वाले सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में? जहां पर हमारी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसी दायरे में जो सब रजिस्ट्रार बैठते हैं उनके सामने जाकर हमें प्रॉपर्टी की क्या करानी पड़ती है? भाई और बहनों, रजिस्ट्री कराने का एक समय डिफाइन है। रजिस्ट्री आप अपनी मर्जी से कभी भी नहीं करा सकते। रजिस्ट्री करने का एक समय निर्धारित किया गया रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, और वो समय है 4 महीने का। कितने का? 4 महीने का समय डिफाइन किया गया है। 4 मंथ्स का टाइम डिफाइन किया गया है। मुद्दा उठता है कि मैम अगर किसी कारण की वजह से 4 महीने में रजिस्ट्री नहीं करा पाए तो क्या प्रॉपर्टी चली जाएगी? मैंने कहा नहीं, 4 महीने के बाद भी आपको अथॉरिटी से एक्सटेंशन मिल सकती है, प्रोवाइडेड आपका कारण सफिशिएंट होना चाहिए, जेन्युइन रीजन होना चाहिए। ये नहीं हम रजिस्ट्री कराने आ रहे थे, रास्ते में कुत्ता मिला, उसने हमें काट लिया, इस वजह से हम नहीं करा पाए, इस तरीके की हरकतें नहीं चलेंगी। जेन्युइन एंड सफिशिएंट कॉज होना चाहिए तो आपको एक्सटेंशन भी मिल सकती है। उसी के साथ साथ रजिस्ट्री कराने के लिए कौन व्यक्ति जाएगा, किसको जाना पड़ेगा, ये भी हम इस एक्ट के अंदर पढ़ेंगे। कौन जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा। अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं कराई तो ना रजिस्ट्री कराने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यह सब ज्ञान भी आपको इसी अध्याय के तहत मिलेगा, इसी चैप्टर के तहत मिलेगा। उसी के साथ साथ ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्री करानी कंपलसरी है, वो भी ज्ञान आपको इसी चैप्टर के अंदर मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो देखिए ज़रा, रजिस्ट्रेशन, नाम सुन लीजिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। क्या नाम है ज़रा देखना? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ओके, क्या कहना चाहते हो? रजिस्ट्रेशन एक्ट कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए जरा ध्यान से। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 is a law relating to registration of property. No, क्या बोला जरा बताना? रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दिमाग से एक बात निकाल दीजिए, कभी भी रजिस्ट्री जो है वो संपत्ति की नहीं होती, संपत्ति के दस्तावेज, संपत्ति के कागज की रजिस्ट्री होती है। समझ आई बात बच्चों? इसी चीज के पैसे हैं, नहीं तो क्या बोला मैंने? इसी चीज के पैसे हैं, नहीं तो हम भी आपके हैं जैसे। वाह वाह तो कर दो, इरशाद इरशाद, सुभान अल्लाह। इसी चीज के पैसे हैं, नहीं तो हम भी आपके हैं जैसे हैं। एक बार और वाह वाह कर दो, सुभान अल्लाह। फीस कम दे देना, 1 रुपया, 1 रुपया फीस कम कर देना, लेकिन वाह वाह जरूर करना। ओके, सो दूसरी बात सुनिए जरा, गिव इंफॉर्मेशन टू पब्लिक, आम जनता को इस बात की जानकारी देने के लिए क्या ये कि क्या ये जो संपत्ति है इसका मालिक मैं हूं। इट मीन्स रिगार्डिंग लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइजिंग और अफेक्टिंग पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। रिकॉर्डिंग ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। उसी के साथ साथ भैया जी अब मजा आए तो वाह वाह करना। अगर सच्ची में आपको ईमानदारी से कह रही हूँ, भगवान की कसम, अगर मजा आए तो वाह करना और नहीं आए तो बिल्कुल मत करना। लाइव वाले बच्चे सुन रहे हो ना, बहुत कंजूसी करते हो तुम वाह वाह में, अटेम्प्ट लेट हो जाएगा। समझो ना बात को। हाँ, गुरु दक्षिणा चाहिए होती है। कागज, ये सेक्शन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इस तरीके की टेक्निक मेरे पास है। ओके मैम, थैंक यू। सुनिए, ध्यान दीजिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स 2 पार्ट में डिवाइड किए गए। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी। भाई साहब एक बात बता देती हूँ, 15 साल से तो मैं देख रही हूँ, 15 साल से सेक्शन 17, 15 साल में 30 अटेम्प्ट हुए होंगे, 30 नहीं 29 अटेम्प्ट हुए होंगे, क्योंकि एक हुआ नहीं था कोविड की वजह से। तो 29 अटेम्प्ट में कम से कम 10 बार यहाँ से क्वेश्चन आया, अगर गिन लिया जाए तो 29 अटेम्प्ट में कम से कम 10 से 11 बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया, एज इट इज फ्लैट। तो सेक्शन 17 के अंदर ऐसे कागज दिए गए जिनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, और 18 के अंदर ऐसे कागज है जिनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी। 17 सेक्शन को याद करने का, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए कोई टेक्निक निकाली जाए। तो सेक्शन 17 जो है वो सता रहा है, मजा आए तो वाह वाह करना। क्या बोला मैंने? सता रहा है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना क्या है? कंपलसरी। वाह वाह, इरशाद इरशाद, सुभान अल्लाह।
और 18 में अगर मजा आए तो जोर से वाह वाह करना, ठीक है। तो 18 को हम याद कर सकते हैं, 18 में ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी, क्योंकि 18 जो है ना एक ऐसी उम्र होती है उसके बाद इंसान फ्री हो जाता है। क्या बोला मैंने? फ्री हो जाता है, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते। 18 वर्ष की कंवारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी। वाह वाह बोलो, इरशाद इरशाद सुभान अल्लाह। तो बताइए कितने सेक्शन हुए? एक सेक्शन क्या है 17 और दूसरा सेक्शन क्या है 18। तो सेक्शन 17 क्या कर रहा है? सता रहा है, और 18 क्या कर रहा है? फ्री कर रहा है। मर्जी है तुम्हारी, चाहो तो रजिस्ट्रेशन करा लेना, चाहो तो रजिस्ट्रेशन मतलब 18 वर्ष की कंवारी कली थी और घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी। ओके, अब इधर देखिए। सो हमने यहाँ पे क्या क्या बातें पढ़ी? पहले फर्स्ट पॉइंट कहता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो किससे कनेक्टेड है? लॉ रिलेटेड टू व्हाट? रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, registration of documents, give information to public at large, what? Legal rights and obligations, recording of content। अच्छे बताइए रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है? सब रजिस्ट्रार की ऑफिस में रजिस्टर बने होते हैं, उनमें रिकॉर्ड किया जाता है। ओके चलिए, मैम चुरा लें रजिस्टर, कोई फायदा नहीं होगा। रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स हाउ मेनी पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स, वन इज 17 और दूसरा इज 18। तो 17 क्या कर रहा है और 18 क्या कर रहा है? फ्री कर रहा है। 18 वर्ष की कंवारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी। मैम हो, अच्छा चलो ठीक है, तो आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन कुछ कहना चाहता है, हमने कहा बताओ क्या कहना है। कहता है, हमने जो पढ़ लिया वही कहता है, कुछ नहीं कहता। और कि भैया ये कानून जो है वो किससे कनेक्टेड है? रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, object and purpose of the act, other things, give information to people regarding legal rights and obligations arising affecting property, documents which may afterwards be a legal importance so as to prevent क्या? फ्रॉड। भाई साहब फ्रॉड तो बच ही जाएगा। मान के चलो डीप ने प्रॉपर्टी परचेज करी, डीप उसकी मालिक हो गई। अब मान के चलिए अगर डीप ने रजिस्ट्री नहीं कराई होती तो उस प्रॉपर्टी को किसी और को बेच देते जो कि एक्चुअल में ऑनर नहीं होता, तो इससे क्या ज़्यादा चांसेस थे? फ्रॉड के। तो रजिस्ट्री कराने से किसके चांसेस कम हो जाते हैं? फ्रॉड के। ओके जी, देखिए अब रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 2। वन इज सेक्शन नंबर 17 एंड सेकंड वन इज सेक्शन नंबर, हमेशा के लिए याद हो गया? भूलोगे तो नहीं? ओके, पाप लगेगा अगर भूले तो। दिसंबर 17, ओहो दिसंबर 17 में क्वेश्चन आया, दिसंबर 2017 में क्वेश्चन आया। मैंने एग्जाम के क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं। दिसंबर 2017 कुछ कहने लगा, देखिए जरा क्या कह रहा है, जरा देखना। State the documents whose registration is compulsory under Registration Act 1908। अच्छा, दिसंबर 2010 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। कहता है स्टेट द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट। ओके, ओ भैया उसके बाद तो केस और आ गया। 6 नंबर केस क्या है उसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देखिए कितने सारे केस स्टडीज आ गए, कितने सारे केस स्टडीज आ गए। यहां आ जाइए, यहां आइए, मैंने इसका क्रक्स बना रखा है समझने के लिए। दिस वन इज अ क्रक्स एक्चुअली चार्ट, और उसके ऊपर प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन 17 पढ़ते हैं, ठीक है? क्या पढ़ते हैं? सेक्शन 17। और 17 में भी पहला पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन कराना क्या है? अब एक सच्ची घटना सुनिए, सच्ची घटना के आधारित पे स्टोरी है, सिर्फ नाम काल्पनिक है, ठीक है? हुआ क्या? छम्मक छल्लो, सुनिए पूरा नाम, हंसने की जरूरत नहीं है, हंसने की कोई बात नहीं है। नाम था क्या उसका? छम्मक छल्लो की शादी हुई मिस्टर चिंटू से। चिंटू ने एक दिन खुश हुआ और घर आया, कहने लगा बीवी कि हाँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। कि क्या गिफ्ट लेके आया हूँ? कि देखो चाबी, फ्लैट की चाबी थी, गिफ्ट के रूप में अपनी बीवी को एक नया फ्लैट गिफ्ट कर दिया। अब बीवी क्या हो गई? खुश हो गई। यस और नो, खुश होगी कि नहीं होगी? जैसी गिफ्ट देखा बीवी तो हंसने लगी, कैसे हा, खुश हुई। क्यों खुश हुई? क्योंकि उसको क्या मिला? फ्लैट मिला। लेकिन आफ्टर सम टाइम
बस बीवी खुश हुई। कैसे खुश हुई जरा बताना। हाँ बताओ कैसे खुश हुई। मैम हम बहुत बड़े बच्चे, हम इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते। ओके कैसे खुश हुई बताना जरा बच्चों। हाँ देखो ये बीवी बन गया है, ये कितना अच्छा लड़का है, मासूम है बहुत ही। कैसे खुश हुई बेटा बीवी बताना। ऐसे भी थे हाँ, हंसना भी नहीं आता है। कैसे खुश हुई आप बताओ। हाँ कैसे खुश हुई बताना। आप बताओ कैसे खुश हुई। दांत फाड़ के हाँ हाँ हाँ। अच्छा अब सुनिए, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि बीवी ने बोला पति से कि हाँ कि मैं जा रही हूँ। कहाँ कि मैं मायके चली जाऊंगी और लौट कर नहीं आऊंगी। तो पति पता क्या बोलता कि तू चली जा मैं दूसरी ले आऊंगा। बस इसी बात पे बीवी क्या हो गई, क्या हो गई बीवी नाराज हो गई और वो अपने मायके चली गई। ठीक है दुख हो रहा है, रोना सा आ रहा है। अब आगे क्या हुआ, आगे कहानी सुनिए। आगे हुआ कि दोनों के बीच में बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते। अब हम क्या लेंगे, डिवोर्स लेंगे। बहुत ही खराब सा शब्द है, डाइवोर्स लेंगे। डाइवोर्स अच्छा जी ठीक है, तलाक जिसे बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं जैसे आपने देखा हो कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग होते तो कैसे आई कांट सर्वाइव अलोंग विद हर, ऐसे करके बोलते ना इंग्लिश में। मतलब वो ऐसी स्थिति में आ जाते कि साथ में रह ही नहीं सकते। आई कांट सर्वाइव रियली, आई कांट, उसने मुझे मारा। चाहे बचपन में रोज थप्पड़ खाती हो घर पे, लेकिन पति ने एक थप्पड़ मारा इसलिए आई कांट सर्वाइव अलोंग विद दैट पर्सन। तो ऐसे करके उनकी तलाक की बात चली, तलाक हो भी गया फाइनली। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ अब पता है क्या कहानी हुई। वही वाला फ्लैट, कौन से वाला याद करो, जो गिफ्ट में मिला था, उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई बीवी ने। रात गई, आवाज नहीं भैया, रात गई इस रात की सुबह नहीं, इस रात की, अब तो वाह वाह कर दो, सुभान अल्लाह, इस रात की सुबह नहीं। आपको पता होना चाहिए, साफ साफ लिखा है सेक्शन नंबर 17 के अंदर कि अगर गिफ्ट के रूप में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगी तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, कंपलसरी है। लेकिन बीवी ने रजिस्ट्रेशन तो गई भैंस पानी में। ये लो भैया जी हो गया काम, चलो वापस आओ। अब देखते हैं प्रोविजन क्या कहते हैं। अब एक और कहानी सुनो। मान के चलिए जो गिफ्ट देता है उसे डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, और जिसको गिफ्ट मिलता है उसे डोनी बोलते हैं। डोनर ने गिफ्ट दिया, डोनी ने गिफ्ट एक्सेप्ट किया और डोनर की डेथ हो गई। तो इससे क्या डोनी को कोई फर्क पड़ना चाहिए। दोबारा सुनो कहानी। डोनर ने गिफ्ट दिया, डोनी ने गिफ्ट एक्सेप्ट किया, उसके बाद डोनर की डेथ हो गई। तो क्या डोनी पे कोई इंपैक्ट जाना चाहिए क्या। सिंपल सी बात है, डोनर के हाथ में क्या था, गिफ्ट देना, उसने वो दे दिया, डोनी ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद डोनर का क्या रोल रह गया। उसके बाद तो जो टाइम पीरियड होगा उसके अंदर उसे क्या करानी है, रजिस्ट्री। क्या ऑब्जेक्शन कोई लगा सकता है, आंसर इज नो, क्योंकि डोनर अगर जिंदा भी होता तो उससे डोनी पे क्या फर्क पड़ना था। तो सुनो ध्यान दीजिए, केस सुनो जरा क्या है। एक्चुअली आपके एग्जाम में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं केस के फॉर्म में, केस स्टडी फॉर्मेट में होते हैं। कैसे होते हैं, केस के फॉर्म में होते हैं, केस स्टडी फॉर्मेट में होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अमृत एग्जीक्यूटेड अ गिफ्ट डीड। अमृत ने क्या एग्जीक्यूट करी, गिफ्ट डीड इन हिज लाइफ टाइम इन फेवर ऑफ भानु। किसके फेवर में, भानु के। द गिफ्ट डीड वॉज नॉट रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अमृत। आगे क्या हुआ, भानु आफ्टर डेथ ऑफ अमृत प्रेजेंटेड गिफ्ट डीड बिफोर द रजिस्ट्रार फॉर व्हाट, रजिस्ट्रेशन। रक्षित, किसका नाम बताया, रक्षित, ब्रदर ऑफ अमृत, रेज्ड एन ऑब्जेक्शन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट डीड ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट, फेक सिग्नेचर। बोथ द विटनेस, आगे कहता है बोथ द विटनेस टू द गिफ्ट डीड contended that signature were made in presence by the donor at the time of execution of gift deed, whether the gift deed will be treated valid for registration। क्या गिफ्ट डीड वैलिड मानी जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए। मतलब विटनेस के सामने साइन किए थे डोनर ने, और इस बात की जानकारी किसने दी, विटनेस ने कहा कि फेक सिग्नेचर नहीं है, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने साइन किया है, तो ये फेक नहीं है।
बताइए क्या ये वैलिड है रजिस्ट्रेशन के लिए? नहीं है? बताइए जल्दी से। वैलिड होगा? पहले मैंने आपके सामने एग्जाम का क्वेश्चन रख दिया, ठीक है। अब प्रोविजन पढ़े। मैम प्रोविजन पहले क्यों नहीं पढ़ाया? ऐसे ही मेरी मर्जी। सुनो अब ध्यान से। इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन केस वेयर डोनर डाइज, इन केस वेयर डोनर की क्या हो गई? डेथ हो गई। डोनर डाइज बिफोर व्हाट? रजिस्ट्रेशन। द डॉक्यूमेंट्स में बी प्रेजेंटेड फॉर, documents may be presented for registration after his death, after his and if registered अगर वो क्या हो जाते हैं? if registered will have same effect as registration in his lifetime. On registration the deed gift operate from the date of execution. जैसे गिफ्ट क्या हो जाता है रजिस्टर, तो कहाँ से एग्जीक्यूट करेगा? गिफ्ट किस दिन से ऑपरेट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। मैम हमें नहीं समझ में आया एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? जो डीड होती है, एग्रीमेंट होता है, उस पर साइन होते हैं, सामने वाला दे रहा है, दूसरी पार्टी ले रही है, साइन कर दिए, उसे बोलते हैं डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब फिर से पढ़ते हैं। इन केस वेयर डोनर डाइज, डोनर का मतलब कौन? जिसने गिफ्ट दिया, उसकी क्या हो गई है? डेथ हो गई है। तो डॉक्यूमेंट को क्या किया जा सकता है? प्रेजेंट। डॉक्यूमेंट को क्या किया जा सकता है? क्या करने के लिए? रजिस्ट्रेशन। आफ्टर हिज डेथ एंड इफ रजिस्टर्ड, अगर वो क्या हो जाते हैं? रजिस्टर, इट विल हैव क्या? सेम इफेक्ट एज रजिस्ट्रेशन इन हिज लाइफ टाइम। ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ, ऑन द रजिस्ट्रेशन द डीड गिफ्ट ऑपरेट फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। को तो किस दिन से ऑपरेट करेगी? फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। समझ आ रही है बात? एक होती है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक होती है डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। अब मैं आपको यहाँ पे पहले समझाती हूँ, ठीक है। 4 जनवरी को डोनर और डोनी ने, डोनर और डोनी ने दोनों ने क्या किए? साइन कर दिए। क्या कर दिए? ये हो गई डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। 10 जनवरी को डोनर की डेथ हो गई, ठीक है। 20 जनवरी को रजिस्ट्रेशन कराया। मुद्दा उठता है क्या इसके मरने से अब ये रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा? तो आंसर इज यस, रजिस्ट्रेशन होगा। क्यों? क्यों रजिस्ट्रेशन होगा? गिफ्ट डीड किस दिन से एग्जीक्यूट हो गई है? ऑपरेट किस दिन से हो गई है? फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। हमारी डोनर के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने अपने साइन कर दिए, प्रॉपर्टी दे दी, प्रॉपर्टी एक्सेप्ट हो गई, तो उसके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी किस दिन से आपकी हो जाएगी? फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? जो एग्रीमेंट साइन होता है उसके अंदर डेट लिखी रहती है, इस तारीख से ये संपत्ति मैं इसके नाम कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके अंदर साइन होते हैं, विटनेस के साइन होते हैं, डीड बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? जैसे आप क्लास 12 में पार्टनरशिप डीड पढ़ते होंगे, इसी तरीके से, तो वो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन होती है। क्या होती है? तो किस दिन से प्रिवेल करेगी? डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। क्या बोला मैंने? डेट ऑफ अब देखिए इधर, अब एक डिसाइडेड केस है कटप्पा का, मैं इसे कटप्पा बोलती हूँ, वैसे इसका नाम कल्याण वर्सेस सुंदरम वर्सेस करुप्पा है। कल्याण सुंदरम वर्सेस करुप्पा। क्या बोला मैंने? जरा बताना, एक बार और बोलो। कल्याणम सुंदरम वर्सेस सुंदरी, नहीं करुप्पा। क्या नाम है? करुप्पा। याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रहे तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको डिसाइडेड केस हमेशा याद रहे, बट याद कराने का एक तरीका है। क्या बताना जरा? कल्याण सुंदरम वर्सेस, कल्याण सुंदरम वर्सेस कटप्पा, तो कटप्पा से ही क्या बना? करुप्पा। और कुछ याद ना रहे तो कुछ मत लिखना, एज पर डिसाइडेड केस। अब ये केस ना कुछ कहना चाहता है, केस कुछ कहना चाहता है, इसमें कोई बात डिसाइड हुई है कोर्ट के द्वारा। क्या डिसाइड हुआ? While registration is necessary solemnity for the enforcement of gift of immovable property, it does not suspend the gift. क्या कह रहा है? It does not suspend the gift until registration actually takes place when instrument of gift has been handed over by कौन?
डोनर, डोनर कौन होता है? डोनर टू द डोनी एंड एक्सेप्टेड बाय हिम। द फॉर्मर हैज डन एवरीथिंग। फॉर्मर किसको बोल रहे हैं? डोनर को। डोनर ने अपना काम क्या कर दिया? पूरा। फॉर्मर हैज डन एवरीथिंग इन हिज पावर टू कंप्लीट डोनेशन इफ प्रेजेंटेड बाय अ पर्सन हैविंग नेसेसरी इंटरेस्ट इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड। किसके सामने पेश कर रहे हैं? रजिस्ट्रार। तो उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर। नाइदर क्या? डेथ, नोर उसका वापस लेना। कोई भी ग्राउंड नहीं है क्या? रिफ्यूजन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर अदर कंडीशंस पूरी कर दी। क्रक्स में बताऊं, केस में डिसाइड हुआ अगर डोनर ने एक बार प्रॉपर्टी डोनेट कर दी और डोनी ने प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर ली, तो डोनर ने अपनी तरफ से सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, आप उस संपत्ति को रजिस्ट्री के लिए लेके जा सकते हो और रजिस्ट्रार को वो संपत्ति रजिस्टर करनी पड़ेगी। समझ आया कि नहीं आया? दोबारा बताऊं, दोबारा बताऊं। सेक्शन 17 कुछ कहना चाह रहा है। सेक्शन 17 कह रहा है कि अगर गिफ्ट के रूप में आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिलेगी तो आपको वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक और केस डिसाइड हो गया कि मान के चलो जिसने प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी, अगर उसकी डेथ हो गई तो क्या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन होगा? आंसर इज यस। क्या वो रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा? आंसर इज यस। डिसाइडेड केस कहता है कि अगर डोनर की डेथ हो गई और डोनर ने अपना काम पूरा कर दिया, गिफ्ट दे दिया, साइन कर दिया, सब काम हो गया, तो अब बाकी का काम किसका बचा? डोनी का। तो डोनी संपत्ति को रजिस्ट्री के लिए ले जा सकता है और रजिस्ट्रार को उस प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा। किसी के डेथ से या वापस लेने से आप उसकी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करने से मना नहीं कर सकते। अब बताइए क्लियर या ऑल क्लियर? अब क्वेश्चन पढ़ना जरा। अब क्वेश्चन पढ़ो सारे बच्चे, सेल्फ पढ़ो। 4 मंथ्स का होता है, अभी आगे आएगा। पढ़िए क्वेश्चन सारे बच्चे ध्यान से। हाँ जी बच्चों, हो गया सबका? पढ़ लिया? क्या है बताइए, अब बताइए, आंसर बताइए जल्दी से। क्या गिफ्ट रजिस्टर होगा या नहीं होगा? बताइए, क्या गिफ्ट की रजिस्ट्री होगी कि नहीं होगी? आंसर इज यस, रजिस्ट्री होगी, क्योंकि डोनर की डेथ होने से उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? 100%? कोई डाउट इसमें? यस। वो मान लिया जाएगा। अदर कंडीशंस इज रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। अदर कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी, अदर कंडीशंस आर कंपाइल्ड विद। अदर कंडीशंस आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अदर कंडीशंस में क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के अंदर आपको रजिस्ट्री कराने जाना पड़ेगा एंड टाइम पीरियड इज 4 मंथ्स, है ना? समझ आया? वो मान एज्यूम करेंगे, पूछा नहीं तो कुछ अपने पास से फालतू की बातें नहीं बताएंगे। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। फिर दोबारा से वापस वहीं आ जाते हैं। सो बताइए फर्स्ट में क्या बोला? इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी क्या है? कंपलसरी। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सब बच्चों को? सेक्शन नंबर कौन सा है? 17। आगे देखिए, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग राइट्स। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, जिसे सेल डीड हम बोल रहे हैं, सेल डीड मतलब कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना भी क्या है? कंपलसरी है। कोई लोन ले रहे हो आप, कोई पैसा ले रहे हो, मॉर्गेज क्रिएट कर रहे हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना भी क्या है? कंपलसरी है। उसी के साथ साथ
आपने एक बात सुनी होगी कि ज़्यादातर जो है, ज़्यादातर आपने एक पॉइंट सुना होगा कि रेंट एग्रीमेंट जो होता है, रेंट एग्रीमेंट सुना है? रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है, सुना है ये बात? कितने बच्चों ने सुनी है कि रेंट एग्रीमेंट 11 मंथ्स का ही होता है? काफ़ी बच्चों ने सुना होगा, जो बच्चे बाहर रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, रेंट एग्रीमेंट 11 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर 11 महीने से ज़्यादा होता है तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अगर 11 महीने से क्या होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना क्या हो जाएगा? कंपलसरी हो जाएगा। इसीलिए 11 महीने से अगर कम है तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी, और 11 महीने से ज़्यादा है तो 11 महीने उससे ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो 11 महीने से कम वाला तो कहाँ पहुँच जाएगा? 18 में, और 11 महीने उससे ज़्यादा 17 में, क्योंकि 17 क्या कहता है? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और 18 क्या कहता है? रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, सो अब हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ये हम पूरा सेक्शन 17 और उसके बाद हम सेक्शन 18 पढ़ेंगे। टाइम लिमिट आपके हिसाब से, अभी मैं पूरा रूट मैप दे रही हूँ चैप्टर का, धीरे 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 धीरे, क्योंकि जब आप पूरा चैप्टर स्टडी करोगे तो आपको ऐसा लगेगा सारा चैप्टर मेरा क्या है? पढ़ा पढ़ा सा है, सुना सुना सा है। आगे देखिए, आपके हिसाब से टाइम लिमिट की बात करते हैं कि कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन का टाइम क्या है, कितने दिन के अंदर प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन कराने जाना कंपलसरी है, यह समय सीमा क्या है? तो टाइम लिमिट आपको नजर आ रहा होगा 4 मंथ्स। कितने मंथ्स हैं? 4 मंथ्स। कहाँ से चेक करने हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। क्या वर्ड बोला मैंने? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन की डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। उसी के साथ साथ मान के चलो कोई रीज़न ऐसा हो गया कि आप 4 महीने में नहीं करा पाए, है ना, 4 महीने में नहीं करा पाए, तो अगर डिले हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन का टाइम और एक्स्ट्रा दिया जा सकता है, और वो भी कितना दिया जाएगा? नेक्स्ट 4 मंथ्स। तो ओरिजिनल टाइम कितना है? 4 मंथ्स, और एक्सटेंडेड टाइम भी कितना है? 4 मंथ्स। उसी के साथ साथ मान के चलिए कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कहाँ पर हुआ है? आउटसाइड इंडिया। कोई लंदन में, तो प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, लेकिन उन्होंने सेल कहाँ पे कर ली? फॉरेन कंट्री में। तो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कहाँ पर हुआ? आउटसाइड इंडिया। तो ऐसी स्थिति में क्या टाइम पीरियड है? तो ऐसी स्थिति में टाइम है 4 मंथ्स। क्या है? पर मैम 4 मंथ्स कहाँ से चेक करेंगे? नॉर्मल केसेस में 4 मंथ्स कहाँ से चेक करा? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे 4 मंथ्स कहाँ से चेक करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स अराइवल इन इंडिया। क्या बताया, जरा बताना? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स अराइवल इन इंडिया, 4 मंथ्स यहाँ से चेक करेंगे। तो कॉमन क्या हो गया? 4 मंथ्स हो गया ना। तो इट मीन्स आपको, अभी मैं पढ़ाऊंगी इस सेक्शन को, इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो टाइम बताइए कितने दिन का टाइम होता है? देखो पहली क्लास में जब चैप्टर का रूट मैप क्लियर हो जाता है तो फिर आपको कोई भी चीज़ नहीं लगेगी, सब ऐसा लगेगा पढ़ा हुआ है। तो अगले प्रोविजन अगर टाइम की बात करें तो आपके हिसाब से आपको याद रहना चाहिए कि कॉमन शब्द है 4 महीने। 4 महीने एग्जीक्यूशन, 4 महीने फ्रॉम ईच एग्जीक्यूटेंट, 4 महीने फ्रॉम अराइवल इन इंडिया। उसके साथ साथ अगला मुद्दा यह है कि डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री कराने के लिए कौन जाएगा? हु कैन प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन? कागज लेकर कौन जाएगा सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में? तो इन्होंने कहा सबसे पहली बात तो जो संपत्ति खरीद रहा है, क्लेम कर रहा है, एग्जीक्यूटेंट जिसे बोलते हैं। दूसरे केस में कोई रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है अगर आपने कोई अपॉइंट कर रखा है। तीसरे केस में एजेंट हो सकता है जो पावर ऑफ अटॉर्नी की तरफ पावर दे रखी हो, जैसे मान चलो बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है, क्या कंपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है? आंसर इज यस। तो कंपनी जब प्रॉपर्टी परचेज करेगी तो उनकी रजिस्ट्री कराने कौन जाएगा? ऑथराइज पर्सन। क्यों? क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी तो खुद से रजिस्ट्रेशन कराने नहीं जा सकती। तो ऐसी स्थिति में कौन जाएगा? कौन जाएगा बताइए जल्दी से? ऑथराइज पर्सन, जिसको ऑथराइज किया जाएगा थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसी के साथ साथ विल की बात करिए इसमें। अब हम बात करेंगे प्लेस। प्लेस बताइए कहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है? मैंने शुरू में आते ही बता दिया था, रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार। कौन से वाले सब रजिस्ट्रार के पास? जहां पे देखो सुनो, प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार विद इन हुज सब डिस्ट्रिक्ट द होल और सम पोर्शन ऑफ रेलेवेंट प्रॉपर्टी इज
situated. Presented for registration in the office of a sub-registrar within whose sub-district the whole or some portion of the relevant property is situated. दूसरा will. will का मतलब क्या होता है? वसीयत. कितने बच्चे जानते हैं will? What do you mean by the will? Okay, काफ़ी बच्चे जानते हैं. will किसे बोलते हैं बच्चों? सुना है आपने? div सुना है? नहीं सुना? आपने सुना है? वसीयत नहीं सुना? will सुना है? वसीयत सुना है? मतलब नहीं पता. हाय कितने सीधे बच्चे मेरी क्लास में, रियली मुझे रोना आ रहा है. अच्छा, आपको भी नहीं पता will? पता है? किसे बोलते हैं will? ओके और कोई? आप बेटा आप कह रहे थे मुझे पता है. आप देखना मत उस बच्ची को, ऐसे घूर के नजर लग जाएगी सच में. ऐसे पीछे मत घूर के देगा. हाँ बताइए. वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब. सुनिए, मान के चलिए मिस्टर ए है. मिस्टर ए बुजुर्ग इंसान है, आयु 70 साल है, उनके नाम पे प्रॉपर्टी है. उनका जो लड़का है वो एकदम निकम्मा है, निकम्मा, काम नहीं करता. लेकिन उनका जो पोता है बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा है, बहुत काम करता है, दादाजी की सेवा करता है, प्यार करता है, बातें सुनता है. अब दादाजी क्या चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम ना आए? लड़की के नाम ना आए. ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे एक पोते के नाम आए. पोते भी कई सारे हैं, 3-4 पोते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे एक ही पोते के नाम पे प्रॉपर्टी आए. तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे भैया देख, पोते की शादी हो गई है, पोते के भी बीवी है, बच्चे हैं. अगर मैंने अपने जीते जी ये प्रॉपर्टी अपने पोते को दे दी तो ऐसी स्थिति में मुझे रोटी नहीं मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, मेरी लाठी में दम ही नहीं रहेगा. तो उन्होंने सोचा भैया मैं तेरे नाम पे वसीयत करा देता हूँ, जब तक जिंदा मेरी और मेरे मरने के बाद तेरी. तो इससे बोलते हैं विल. क्या बोलते हैं इसे? विल बेसिकली इज अ जुगाड़ टू सेफ गार्ड योरसेल्फ, है ना. जीते जी हमारी और जीने के बाद जिसका नाम रख दो उसकी. वसीयत जनरली तब होती है जहाँ प्रॉपर्टी किसी और के नाम आ सकती है. जैसे पिताजी की प्रॉपर्टी बच्चों के नाम आती है, बच्चियों के नाम आती है. अब चाहते हैं कि प्रॉपर्टी बच्चों को ना देके सिर्फ बच्ची को दी जाए, तो बच्ची का नाम स्पेशली स्पेसिफाई कर दिया जाएगा ना कि आफ्टर माई डेथ द एंटायर प्रॉपर्टी इज एब्सोल्यूट ऑन ऑफ दैट पर्टिकुलर माई बच्ची. ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? विल. क्या बोलते हैं इसे? और हिंदी में इसे बोलते हैं वसीयत. क्या बोलते हैं इसे? प्रॉपर्टी तो आज की डेट में बच्चों के नाम भी आती है और बच्ची के नाम भी आती है. पता है आपको ये बात? नहीं पता? काम की बात तो पता करो, वो बात लगे छोड़ दो. प्रॉपर्टी सबके नाम पे आती है अब. क्या? कौन कह रहा है? गलत, बहुत गलत. गलत फहम मत जीना, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं सब आती है, ऐसा कुछ नहीं. लड़की के दोनों हाथों में लड्डू होता है, जहाँ जाएगी वो उसकी है और जहाँ से आई है वहाँ भी उसकी है. इसीलिए लड़की होने में ज़्यादा फायदा है. समझिए ना बात को. अगर पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो घर पे रह लेगी. पढ़ने के बाद जॉब करे, जो पैसे कमाएगी वो उसकी अपनी मर्जी है, तुम्हें दे या खर्च करे अपने ऊपर, क्योंकि उसने तो पढ़ ही लिया, बस ऐसी जिम्मेदारी तो नहीं थी. नहीं समझे ना, लड़की होने के बहुत फायदे हैं. आ जाओ, अब मत सोचो कुछ भी. इधर देखो, विल का मतलब क्या होता है? वसीयत. वसीयत ये नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मैंने नोट कर रखा है आपके लिए. ये सब आपको मैं दे दूंगी, आपको PDF भेज दूंगी. ठीक है, खुश हो जाओगे फिर तो. चलो ठीक है, नहीं होगे खुश तुम तब भी मुझे पता है. तो प्लेस की अगर हम बात करें तो आपको मैंने आते ही बोला था कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है? सब रजिस्ट्रार जो उसकी जुरिस्डिक्शन में. अभी मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रही, मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ. अभी सिर्फ मैं चैप्टर का आपको क्या समझा रही हूँ? सिर्फ चैप्टर का रूट मैप समझा रही हूँ. फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगी, इसके क्वेश्चंस कराऊंगी. चलिए जी. हाँ जी, कौन कौन प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन को डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए पेश कर सकता है? सम पर्सन एग्जीक्यूटिंग क्लेमिंग, रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट ऑफ सच पर्सन. अच्छा सुनो,
ये देखो, अगर किसी डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री करानी है, लेकिन आपने रजिस्ट्री, डॉक्यूमेंट की क्या करानी है, रजिस्ट्री करानी है, लेकिन आपने रजिस्ट्री नहीं कराई, तो क्या उसका कोई फैक्ट हो सकता है? बताइए ना, किसी डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री करानी है लेकिन आपने रजिस्ट्री नहीं कराई, तो क्या उसका कोई फैक्ट हो सकता है? बिल्कुल, एविडेंस के रूप में आप उसे पेश नहीं कर सकते, बहुत सारे उसके नेगेटिव पॉइंट हो जाते हैं। उसी के साथ साथ अब चैप्टर के अंतिम छोर में हम पहुंच गए हैं। क्या कभी सब रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करने से मना कर सकता है? बताइए, कर सकता है। कब बताओ? सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करने से कब मना करेगा? बिल्कुल सही बोला इन्होंने, दिमाग सही काम कर रहा है इनका। या तो मान के चलो आप आए रजिस्ट्रार के सामने, लग रहा है कि फेक पर्सन है, फोर्जरी हो सकती है, तो मना कर सकते हैं। दूसरा, प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन गुड़गांव और आप रजिस्ट्री कराने पहुंच गए गाजियाबाद, तो सब रजिस्ट्रार क्या कह देंगे? मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे दायरे में प्रॉपर्टी नहीं आती। तो इसका मतलब सब रजिस्ट्रार भी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने से मना कर सकते हैं। उसी के साथ साथ रीज़न जो भी होगा वो क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान के चलिए सब रजिस्ट्रार ने प्रॉपर्टी किसी और वजह से रजिस्टर करने से मना कर दी, तो राइट अफेक्ट हो जाएंगे ना? बताइए, राइट अफेक्ट हो जाएंगे ना? और राइट अफेक्ट हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या कहीं अपील करने का अधिकार होना चाहिए? आंसर इज यस। अपील कर सकते हैं रजिस्ट्रार के पास। किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार से भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हम कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और लास्ट में बच्चों, लास्ट टॉपिक में आप देखोगे कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट के फेवर में जाते हैं, तो उनकी रजिस्ट्री करानी कंपलसरी नहीं है। क्यों कंपलसरी नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही जाने हैं, गवर्नमेंट की ही प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ही रिकॉर्ड करेगी। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, उनकी क्या है? एग्जेम्पशन है, उनकी रजिस्ट्री करानी कंपलसरी नहीं है। क्लियर या ऑल क्लियर? इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हमें क्या करना है? खत्म हो गया चैप्टर। इस तरीके से हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है, जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है। अभी सिर्फ हमने चैप्टर को क्या किया है? सिर्फ चैप्टर को, हाँ मतलब रूट मैप हमने चैप्टर को देख लिया है पूरे तरीके से। तो ये पूरा चैप्टर हमें स्टडी करना है। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका JIGL का है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के नाम से है। इसके अंदर आपने एक खास चीज़ देखी होगी कि केस स्टडीज़ भी हैं। तो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि एग्ज़ाम में केस स्टडीज़ भी आती हैं, तो एग्ज़ाम में आपको केस कैसे सॉल्व करना है उसका मैं लिख के दिखाऊंगी। तो जैसे मैं लिखूंगी वैसे ही आपको लिखना है। अगली क्लास में मैं केसेस भी लिख के दिखाऊंगी कि जब एक केस को हम सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कैसे स्टार्टिंग करते हैं, कैसे एंडिंग करते हैं। ठीक है बच्चों? अब बताइए, अभी तक वैसे मैंने पढ़ाया नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट क्लास में तो अभी हम चैप्टर का रूट मैप समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद हम स्टडी करना शुरू करते हैं, देखते हैं उस टॉपिक से एग्जाम में कौन कौन से और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए। जैसे आप रजिस्ट्रेशन एक्ट देख रहे हो, इसी तरीके से और बहुत सारे कानून, CPC, CRPC, एविडेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, RTI एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, सोर्स ऑफ लॉ, इसी तरीके के तमाम कानून, हर चैप्टर। JIGL की एक खास बात है, JIGL में कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसका एक दूसरे से कोई कनेक्शन हो। एवरी चैप्टर इज अ सेपरेट चैप्टर, एवरी चैप्टर इज अ फ्रेश चैप्टर, इज अ न्यू चैप्टर। इनका आपस में किसी एक्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, सेपरेट चैप्टर है हर एक चैप्टर। ठीक है बच्चों? जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं कोई और एक्ट स्टार्ट करूंगी तो उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट से कोई संबंध नहीं होगा, यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं होती। आप 18 एक्ट में से 18वां पहले पढ़ा सकते हो, आप पहला पहले पढ़ा सकते हो, ऐसी कोई कनेक्शन आपस में नहीं है। ठीक है बच्चों? चलिए, तो ये हमारी अभी मैंने जो आपको बताया ये था